दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। यस बैंक ने अपने लिए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। यस बैंक में बहुत जल्द कोई नया प्रमोटर आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे एसबीआई भी तैयार हो चुके हैं और दूसरे जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो भी तैयार है कि 51% की स्टेक किसी को दे दी जाए और ऐसे में वो प्रमोटर बन जाएगा। तो कौन सा बड़ा कॉरपोरेट घराना है जो आने वाले समय इस यस बैंक को अधिग्रहण कर सकता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या प्राइस से इसका अधिग्रहण हो सकता है, जिससे क्या शेयर होल्डर को फायदा होगा। दूसरी तरफ मार्च की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी हमारे सामने आ चुकी है। किस किस म्यूचुअल फंड ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है यस बैंक में, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा भी कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आज बाजार में तो जबरदस्त गिरावट हुई है, यस बैंक में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन आगे की क्या रणनीति हो सकती है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो आज 24,319 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 192 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 0.79% की गिरावट थी निफ्टी प्राइवेट बैंक पे। और इसका असर देखने को मिला हमें यस बैंक में भी। तो यस बैंक में भी गिरावट हुई, लेकिन दूसरे प्राइवेट बैंक और निफ्टी बैंक के मुकाबले इतनी गिरावट बड़ी नहीं थी, यानी यस बैंक का स्टॉक मजबूत लग रहा है इस लेवल पे। तो बाजार में लगभग 700-800 पॉइंट की भारी गिरावट हुई है, उसके बावजूद भी 1% से नीचे की गिरावट होना इस बात का सबूत है कि इस लेवल पे अच्छी खरीदारी हो रही है। तो स्टॉक की शुरुआत तो फ्लैट हुई बिल्कुल 24.45 पर, जो परसों की क्लोजिंग थी, और 24.20 का दिन में लो बना है, लेकिन जो हाई है वो 25.15 का। तो एक तेज़ी बनने की संभावना बनी थी। अगर बाजार ने साथ दिया होता तो स्टॉक 25 को पार करके एक तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है, लेकिन बाजार में भयंकर गिरावट हुई, उस वजह से थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया और अंत में क्लोजिंग 24.30 के आसपास रही, जहाँ पे 0.61% की गिरावट देखने को मिली। अब वॉल्यूम टॉपर तो बना हुआ है, काफ़ी दिन से ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अभी भी देख लो कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे था यस बैंक का स्टॉक, वोडाफोन आइडिया नंबर 1 पे था। तो कुल मिला के देख लो कि इस समय ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और बड़े फंड हाउस का रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हमारे सामने आ चुकी है मार्च क्वार्टर की। तो एक नए म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लिया है, बाकी जो म्यूचुअल फंड है वो बने हुए, एक नए की एंट्री हो चुकी है और किसी भी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग नहीं बेची है, ये सबसे बड़ी बात है। यानी भले एक म्यूचुअल फंड की एंट्री हो, लेकिन कोई म्यूचुअल फंड यहाँ से अपनी होल्डिंग बेच के नहीं गया है। अब यहाँ पे जो बड़े म्यूचुअल फंड की अगर हम बात कर ले तो आपको ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड की बात देखने को मिलेगी, जिसका 103 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने भी 1312 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स रेगुलर ग्रोथ ने 1142 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड रेगुलर ने 1404 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 रेगुलर ग्रोथ ने 703 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 351 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे हम उसी को डिस्कस करेंगे जिसका निवेश 100 करोड़ से ऊपर है। तो इसके बाद में आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने भी 169 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 332 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ETF ने 211 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 ने 294 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा एडलवाइज निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स फंड ने 112 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 358 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद नवी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 121 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF ने 633 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और HDFC निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 105 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और जीरोधा निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप इंडेक्स फंड ने 252 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। LIC म्यूचुअल फंड निफ्टी मिड कैप 100 ने 512 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो देख सकते हो कि अलग अलग म्यूचुअल फंड ने अच्छा निवेश किया। मोतीलाल ओसवाल का भी काफ़ी अच्छा निवेश हुआ है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यहाँ पे यस बैंक ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनके जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है वो है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिनको इन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी है।
तो यस बैंक की तरफ से जो शेयरों को संभालने का काम सारा उनके पास है। 31 मार्च 2024 तक जो भी शेयर है वो केफिन टेक्नोलॉजी के पास है। तो शेयर होल्डर के शेयरों की जिम्मेदारी उनकी है, चाहे वो डीमैट के रूप में हो या फिजिकल रूप से, वो सारे शेयर की जिम्मेदारी केफिन टेक्नोलॉजी के पास है। इसकी जानकारी दे दी गई है। अब जो बड़ी अपडेट और एक निकल के आ रही है कि इंडिया का छठा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है यस बैंक। अब इसका कंट्रोल किसी और के पास जा सकता है। तो बैंक को डूबने से बचाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी बैंकों ने मिलकर इसको एक बार 2020 में बचा लिया था आरबीआई के कहने पे। लेकिन अब वो बैंक के जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं और काफ़ी अच्छा उनको प्रॉफिट भी मिला है। 10 रुपये में उन्होंने शेयर लिए थे, इस समय प्राइस देखे तो कि डबल से ज़्यादा है। तो वो अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं और 51% की जो स्टेक है वो जो लेगा वो यस बैंक का प्रमोटर बन जाएगा। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर यस बैंक को कौन खरीद सकता है। तो इस समय आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप तो बहुत सारी प्रॉब्लम में जूझ रहे। पिछले दो बातें निकल के भी आ रही कि अदानी ग्रुप हो सकता है कि यस बैंक खरीदे, लेकिन अब जैसे कि उनको बहुत ज़्यादा फंड की जरूरत है, हो सकता है वो इसमें हाथ न डालें। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप देखो कि रिलायंस ने डिजिटल तरीके से तो जियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जियो फाइनेंशियल सर्विस के माध्यम से डिजिटल सेवाएं शुरू कर दी है, बैंकिंग सेवाएं शुरू की है, लेकिन अभी उनके पास फिजिकल रूप से बैंक नहीं है। तो हो सकता है कि वो यस बैंक का अधिग्रहण करे, ये उनके लिए पॉसिबल है। अब आप देख सकते कि यस बैंक के पास इस समय जो स्टेट बैंक के ही 26% के शेयर है और दूसरे और भी लोग हैं जिनके इसमें शेयर है। सबसे बड़ी बात है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण करता है उनको बना बनाया सारा कारोबार मिलेगा। 31 मार्च 2023 तक देखें तो करीब 3.2 करोड़ जो इस समय शेयर होल्डर है जिनके खाते हैं और सक्रिय रूप से है। और देख दो इन बैंक खातों में करीब 2.2 लाख करोड़ के रुपए भी जमा है। तो काफ़ी अच्छा अभी समय बिजनेस है, जो बिजनेस ग्रो भी कर रहा है। यस बैंक में अगर शेयर धारकों की बात करें कि 50 लाख से अधिक की संख्या है। 11 अप्रैल 2024 को यस बैंक के शेयर की प्राइस देखें तो 25 से कम थी। अब सवाल उठता है कि किस प्राइस से ये डील हो सकती है। तो अगर आप बात करें तो एक्सिस बैंक और इंडियन बैंक का जो मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से उनके डिपॉजिट का 33% पकड़ा गया था और इस वैल्यूएशन के हिसाब से अगर यस बैंक की डील की वैल्यू देखें तो वो 88 करोड़ के आसपास बनती है। ऐसे में जो शेयर की प्राइस है वो 30.50 के आसपास हो सकती है। तो अभी डील फाइनल तो नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो जो करंट प्राइस से काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा शेयर धारकों को भी, अगर 30 रुपये के ऊपर डील हो जाती है तो। अभी देखना होगा कि इस प्राइस से डील होती है, लेकिन बातें जो चले उस हिसाब से डील की संभावना बन रही है और यस बैंक किसी और के हाथ में कंट्रोल जा सकता है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि कौन है जो प्रमोटर बनेगा यस बैंक का। लेकिन यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव किया है। आप देख ही सकते हो कि यस बैंक का बिजनेस बिल्कुल पटरी पे आ चुका है। लगातार अच्छे रिजल्ट कंपनी दे रही है और साथ में अपने एनपीए से छुटकारा पा लिया है। लगातार जो एनपीए इन्होंने ट्रांसफर किया जेसी फ्लोर्स को, वो पैसे इनको मिलने शुरू हुए जो अपने बिजनेस में वो इस्तेमाल कर सकते। तो ऐसे में यस बैंक की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है और अब Q4 भी आने वाला है। बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। अगर Q4 अच्छा होगा तो इसको एक फ्रेश ट्रिगर और मिलेगा और इसकी प्राइस बढ़ सकती है। ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं और यस बैंक में निवेश कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि यस बैंक के लिए कुछ नई रणनीति बनती हुई दिखाई देगी आने वाले समय। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।